नेहा और अवंतिका चौंक कर दरवाजे के पास जाती हैं, मगर तब तक वहां कोई नहीं रहता। 2 दिन बाद कबीर का कमरा। चारों तरफ अजीब सी शांति छाई हुई है। कबीर ऑफिस के लिए तैयार हो रहा है और अवंतिका कल उसके और नेहा के बीच जो बातें हुई थी उनके बारे में सोच रही थी। दिलावर अब अवंतिका के घर में बड़े आराम से रह रहा था। वहीं अवंतिका उसकी वजह से शदीद टेंशन में जी रही थी और तब उसने फैसला कर लिया कि आखिर कब तक वो यूं डर डर कर जिंदा रहेगी। आज नहीं तो कल कबीर को ये बात किसी और से पता चले। उससे अच्छा है कि मैं खुद उसे सब कुछ बता दूं, आगे जो भी होगा देख लेंगे। वैसे भी जब उसने कबीर से इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की डील साइन की थी, तब कबीर ने उससे कहा था कि सबकी ज़िंदगी में एक गुजरा हुआ कल होता है। अगर वो दोनों एक दूसरे को उसके बारे में बताना चाहें तो बता सकते हैं। और आज शायद वो दिन आ गया था कि अवंतिका उसे अपने अतीत की हर एक बात बता दे और सब कुछ भुलाकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करे। वो बहुत देर से आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी, मगर हाथों में ली हुई लिपस्टिक होंठों के पास आकर ठहर गई। वो बहुत गहरी सोच में गुम है। सुबह के 10 बजने वाले थे। कबीर ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। तभी वो जब कबर्ड की तरफ से पलटकर अवंतिका को ही चुपचाप देखता है तो उसके पास आता है। पास आते ही वो उसको पीछे से गले लगाते हुए आईने में मुस्कुराते हुए देखता है, जिस पर अवंतिका चौंक जाती है। मैं देख रहा हूँ बहुत देर से तुम तैयार हो रही हो, आखिर बात क्या है? कहीं आज मेरा मर्डर वर्डर का तो इरादा नहीं है? अब इतना तैयार होगी तो मैं तो मर ही जाऊँगा। मुझे बर्दाश्त नहीं कि कोई मुझसे भी अच्छा लगे। वो अपनी बाहों को उसकी कमर के इर्द गिर्द मजबूती से बांधते हुए उसके कंधे पर अपना सर रखते हुए कहता है। आजकल वो काफ़ी बदला बदला सा लग रहा था, जैसे अवंतिका के उसकी ज़िंदगी में आने की वजह से उसने फिर से जीना सीख लिया था। अब उसे लोगों पर भरोसा होने लगा था। चेहरे पर सख्ती की बजाय इत्मीनान और मुस्कान छाई रहती थी। जिंदगी कितनी खूबसूरत है अब उसे समझ में आ गया था, और कितनी कीमती है इसका एहसास वो अवंतिका के साथ रहने पर महसूस करता था। उस एक्सीडेंट ने जैसे कबीर को बदल कर रख दिया था। अब उसे रात को नींद भी अच्छी आती थी, डरावने सपने भी आने बंद हो गए थे। वो खुद हैरान था कि उसमें इतना बदलाव आया कैसे, पर वो खुश था। वो अवंतिका को देखते हुए आईने में मुस्कुराते हुए सोच रहा था कि क्या सच में मोहब्बत इंसान को बदल देती है? तो शायद हाँ। तुम भी ना कबीर, कुछ भी तो नहीं, बस ऐसे ही, अवंतिका ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती है और अपनी हाथ में ली हुई लिपस्टिक वापस टेबल पर रखते हुए उसकी तरफ मुड़ती है। फिर उसके गले में लटकी हुई टाई को ठीक करते हुए उसे देखती है। आज उसने डार्क चॉकलेट कलर का सूट पहना हुआ था और हमेशा की तरह शानदार दिख रहा था। कबीर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बहुत दिनों से सोच रही थी कि तुमसे कहूँ, पर समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहूँ। अवंतिका उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए कहती है तो कबीर उसे अपने और करीब कर लेता है। नेकी और पूछ पूछ, हाँ तो कहो ना, मैं तो कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। वो शरारती अंदाज में उसके ऊपर झुकता है तो अवंतिका उसका सर हटाते हुए कहती है, ऐसे नहीं, मुझे तुम्हारा कुछ टाइम चाहिए। वो तो सब तुम्हारा ही है, कहो तो आज ऑफिस से छुट्टी ले लेते हैं, पूरा दिन यहीं रहता हूँ तुम्हारे साथ। कबीर वैसे ही देखते हुए उसे मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, अब तुम बस ऑफिस से जल्दी आ जाना, फिर बात करते हैं। अवंतिका कहती है तो कबीर ओके, जैसा तुम कहो कहकर उसे गले से लगा लेता है और अवंतिका किसी बर्फ़ की पुतले की तरह खड़ी रह जाती है। आज के बाद या तो सब कुछ बदल जाएगा या फिर सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। अवंतिका मन ही मन सोचते हुए कबीर की तरफ अपनी बाहों को बढ़ाते हुए बहुत मजबूती से उसे पकड़ लेती है, जैसे ये लम्हा उसकी ज़िंदगी में फिर कभी आने वाला ही नहीं था। बस ऐसे ही टाइटली मुझे हग किया करो, जैसे मुझे कोई तुमसे छीन कर न ले जाए। कबीर उसके गले पर अपने होंठ रखते हुए किस करते हुए कहता है तो वह मुस्कुराते हुए सर हाँ में हिला देती है। अब वो उसे क्या बताए कि ये गले लगाना आज उसे क्यों इतना परेशान कर रहा है। कहीं ये बाहें सच में उससे छिन न जाएं। ये डर उसे अभी लग रहा था। इतने सालों बाद खुशियों ने उसकी ज़िंदगी में दस्तक दी है। मोहब्बत क्या होती है ये बात उसे कबीर से मिलने के बाद ही तो पता चली थी, वरना वो किसी की दीवानगी की आग में आज तक जल रही थी। अब तुम्हें क्या पता कबीर कि मैं सच में तुम्हें खोना नहीं चाहती। ये बाहें मेरे लिए दुनिया की सारी खुशियों से बढ़कर हैं, अवंतिका मन ही मन कह रही थी और कबीर ने उसे गले से लगाया हुआ था। दिलावर का कमरा। अपने कमरे में सिगरेट के कस लगाते हुए सुबह सुबह वो चारों तरफ धुआं फैला रहा था। आंखों में गुस्सा, चेहरे पर अजीब सी कशमकश, एक हाथ की मुट्ठी भिंची हुई और दूसरी में सिगरेट। अब तो मैं यहाँ आ गया हूँ, वो भी तुम्हारे बिल्कुल करीब।
जहाँ तुम वहाँ मैं, हा हा हा। वो कहते हुए ज़ोर से हंसने लगा। कुछ समय बाद वो तैयार होकर कमरे से बाहर निकल ही रहा था कि तभी नीलिमा वहाँ पहुँच गई, जिसे देखकर दिलावर रुक गया क्योंकि वो उसकी तरफ ही आ रही थी। गुड मॉर्निंग मिस्टर दिलावर, आप कहीं जा रहे हैं? नीलिमा ने उसके पास पहुँचकर पूछा। वो अजीब तरीके से उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, जो दिलावर को बिल्कुल भी समझ नहीं आया। जी बस मैं वो अपने होटल के सिलसिले में जा रहा था, बताया था ना आप लोगों को, बस वहीं जा रहा था। दिलावर ने अपने हाथ पर बंधी हुई घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, फिर नीलिमा को देखा। ओ आई सी, हाँ आपने बताया था, असल में मैं भूल गई थी। वो क्या है कि आजकल मुझे कुछ याद नहीं रहता है ना, वैसे मैंने सुना है कि आप कुछ भी नहीं भूलते। नीलिमा ने हंसते हंसते कहा। तो दिलावर उसके आखिरी शब्दों को सुनकर कुछ चौंक गया। मैं कुछ समझा नहीं आपका मतलब, दिलावर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तो नीलिमा ने बात पलटते हुए अंदाज में कहा, ओ मैं भूलने की बात कर रही थी, आज तक आपने दूसरी शादी नहीं की, मतलब अपनी पहली पत्नी को भुला नहीं पाए हैं अभी तक आप। वैसे उसकी मौत कैसे हुई थी? एक्सीडेंट में। और आपने सही कहा, मैं बातों को जल्दी भूलता नहीं, और उसे कहने वालों को भी नहीं। अच्छा मुझे देर हो रही है मैम, तो बाद में मिलता हूँ। दिलावर उससे कहने के बाद वहाँ से आगे बढ़ जाता है। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे ये कुछ और कहना चाहती थी। मतलब क्या था इसका? जो भी हो, बहुत ही शातिर औरत लगती है, मुझे इससे बचकर रहना होगा, दिलावर जाते हुए सोच रहा था। फिर उसने मुड़कर देखा तो नीलिमा ने उसे मुस्कुराते हुए देखकर हाथ हिलाकर बाय कहा। तुम कुछ छुपा रहे हो, मैंने देखा था तुम्हें उस पार्टी वाले वीडियो में, वो मास्क पहने हुए तुम ही थे जो अवंतिका के साथ डांस कर रहे थे। पर आखिर तुम्हारा उस लड़की से रिश्ता क्या है? और दूसरी तरफ वो लड़की कौन सी बात कबीर को बताने की बात कर रही थी? मैंने सुना था कल जब दोनों बातें कर रही थी नेहा के कमरे में, मैं तो बस वहाँ से गुजर रही थी तो बस इतना ही सुन पाई। पर मुझे पक्का यकीन है कि तुम और अवंतिका दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। मैंने देखा तुम्हें दिलावर, तुम किस तरह उसे देखते हो, और मैं इतनी भी नादान नहीं कि ये नज़रें पढ़ ना पाऊँ। खैर खेल तो बहुत मज़ेदार होता जा रहा है, अब देखना है आगे क्या होता है। नीलिमा मन ही मन मुस्कुराते हुए खुद से कह रही थी और उसे हाथ हिलाकर बाय भी बोल रही थी। वहीं दिलावर ने अपना सर झटका और आगे बढ़ गया। नीलिमा ही वो थी जो नेहा और अवंतिका की बातें सुन रही थी, और जैसे ही उसने नेहा की आवाज़ सुनी वो जल्दी से अपने कमरे में चली गई थी। साहिल और नेहा के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। दोनों के बीच की दूरियां बढ़ती ही जा रही थी। साहिल नेहा को मनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, मगर नेहा ने तो जैसे जिद पकड़ी हुई थी कि वो नहीं मानेगी। साहिल ने उससे माफ़ी भी मांगी, यहाँ तक सॉरी कहने के लिए पूरा कमरा तक सजा दिया। हाँ उससे गलती हुई थी कि उसने अपने पास्ट के बारे में नेहा को नहीं बताया था, पर यह भी तो सच था कि नेहा ही उसका प्रेजेंट थी और फ्यूचर भी। मगर एक नेहा थी जो ये समझना नहीं चाहती थी। उसे लग रहा था कि साहिल ने उसको धोखा दिया है और ये शादी बस नाम के लिए की है। अपने कमरे में बेचैनी से टहलते हुए वो गुस्से से लाल खुद से बातें कर रही थी। साहिल वॉशरूम में शावर लेने गया था। नेहा बार बार उसके फ़ोन को देख रही थी जो बेड के साइड टेबल पर रखा था। वो सोच रही थी कि उसका फ़ोन चेक कर ले, मगर पता नहीं क्यों फिर खुद ही ये बात उसे सही नहीं लग रही थी। पता नहीं उस रात को कहाँ गायब था, कुछ भी पूछती हूँ तो कभी सीधे मुंह जवाब नहीं देता है। दिल करता है इसका फ़ोन तोड़कर ज़मीन पर फेंक दूँ। अपना गुस्सा उस पर तो नहीं निकाल सकती, कम से कम इस फ़ोन पर ही निकाल कर अपना मन हल्का कर लूँ। अभी वो बड़बड़ा ही रही थी कि तभी फ़ोन बजने लगा। तो वो चौंक गई। अब देखो ये बजने लगा, अब क्या करूं मैं? उसने कहा और फ़ोन की तरफ देखा जिस पर किसी अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। नंबर तक सेव करके नहीं रखा है उस चुड़ैल का, हो ना हो ये उसी का फ़ोन होगा। नेहा ने कहते हुए फ़ोन उठा लिया और कॉल रिसीव की। इससे पहले कि वो हेलो तक कहती, दूसरी तरफ से किसी लड़के की आवाज़ सुनकर वो चौंक गई। हाँ हेलो साहिल, यार मैं सूरज बोल रहा हूँ, थैंक्स कहने के लिए फ़ोन किया है। अगर उस दिन मेरी गैर मौजूदगी में तुम मेरी मम्मी को लेकर अस्पताल नहीं जाते तो मैं उन्हें खो देता। तुमने एक सच्चे दोस्त होने का फ़र्ज़ निभाया है। रात भर तुम अस्पताल में रहे, सच में तुम्हारा बहुत थैंकफुल हूँ। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आर यू ऑल राइट? वो लड़का बोल रहा था। वहीं नेहा उसकी बातें सुनकर हैरान थी। इसका मतलब ये है कि साहिल उस रात वहाँ था, यानी कि वो सच कह रहा था। मैंने उसे गलत समझा, उसने सोचा। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर उसके हाथ से फ़ोन छूटकर नीचे गिर गया और सामने कुछ दूरी पर साहिल खड़ा था। क्या कर रही थी तुम? मेरा गुस्सा उस मासूम बेजबान वस्तु पर क्यों निकाल रही थी? साहिल ने कहा और फिर चलते हुए उसके पास आया। फिर झुककर अपना फ़ोन उठाकर अपने कबर्ड की तरफ कपड़े निकालने के लिए बढ़ गया।
वहीं नेहा अब बेड पर बैठते हुए उसे देख रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। एक बहुत ही शानदार 5 स्टार होटल और उसके टेरेस पर खड़ी अवंतिका। शाम के 7 बजने वाले थे। सूरज डूब चुका था और चारों तरफ अंधेरा धीरे धीरे अपनी चादर बिछा रहा था। मगर वहाँ पर अंधेरा बिल्कुल भी नहीं था। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटों ने अपनी रोशनी बिखेर रखी थी। आसमान में काले काले हल्के हल्के बादल भी मंडरा रहे थे। ठंडी हवाएं भी चल रही थी जो उसके खुले बालों को लहराते हुए उसे छूकर गुजर रही थी। अवंतिका ने ब्लैक कलर की फ्रॉक पहनी हुई है और उसके एक हाथ में उसका मोबाइल और दूसरे हाथ में पर्स है। सामने उससे कुछ दूरी पर खड़ा शख्स जिसकी पीठ उसकी तरफ है, उसने उसे यहाँ बुलाया है और वो बिना किसी को बताए बस जल्दी से यहाँ चली आई थी। सुबह जब उसने कबीर से कहा था कि उसे कुछ ज़रूरी बात करनी है तो कबीर ने कहा था कि वो बताए, मगर अवंतिका ने उससे कहा था कि वो ऑफिस से जल्दी वापस आ जाए तो वो उससे बात करेगी। शाम को उसका इंतज़ार ही कर रही थी कि तभी कबीर का मैसेज आया कि वो इस होटल के टेरेस पर है और उसका इंतज़ार कर रहा है तो वो जल्दी वहाँ आ जाए, वहीं पर साथ बैठकर बातें करेंगे। और अवंतिका इसलिए वहाँ तुरंत आ गई थी। उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था, सांसें तेज़ रफ्तार से भाग रही थी। अजीब सी कश्मकश और उलझनों ने उसे जकड़ रखा था। आज उसने तय कर लिया था कि वो कबीर को सब कुछ बता देगी। उसे पता था कि आज के बाद या तो कबीर हमेशा हमेशा के लिए उसका हो जाएगा या फिर वो उसे हमेशा हमेशा के लिए खो देगी। पर जो भी हो, आर्या पार उसने फैसला कर लिया था। डर तो बहुत लग रहा था कि पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा, पर जैसे भी रिएक्ट करेगा वो सब सहने की तैयारी के साथ वहाँ आई थी। वो धीरे धीरे चलते हुए कबीर की तरफ बढ़ रही थी और फिर उससे कुछ दूरी पर जाकर उसके कदम रुक गए। उसने अपने चेहरे पर आ रहे बालों को हटाते हुए उसे आवाज़ दी, कबीर। पर कबीर ने उसे पलटकर नहीं देखा, चुपचाप वैसे ही खड़ा रहा जैसे वो उसके पास आने का इंतज़ार कर रहा हो और वो क्या कहना चाहती है सुनने के लिए बेकरार हो। शायद वो जानना चाहता है कि मैं उससे क्या कहना चाहती हूँ। अवंतिका ने सोचा। उसका कोई जवाब ना पाकर अपने मन की बात उसने कहनी शुरू कर दी। वैसे तो मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है, पर आज जो मैं तुमसे कहने जा रही हूँ वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कबीर। तुम्हें याद है मैं अक्सर नींद में डर जाया करती थी और तुम्हें लगता था कि मैं छोटी बच्चों की तरह करती हूँ जिसे बुरे सपने आते हैं। खैर ये तो बाद की बात है। तुम्हें याद है जब हम मिले थे तो तुमने मुझसे कहा था कि हर किसी की लाइफ का एक अतीत होता है और जब तक हम खुद ना बताना चाहें तब तक कोई एक दूसरे को फोर्स नहीं करेगा। तो बस मैं आज तुम्हें अपनी बीती हुई ज़िंदगी के बारे में बताना चाहती हूँ। जानती हूँ तुम क्यों चुप हो और शायद आज के बाद मेरे गुजरे हुए कल की हकीकत जानने के बाद तुम पता नहीं क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस इतना जान लो कि तुमसे मिलने से पहले मेरी ज़िंदगी एक जहन्नुम थी और तुमसे मिलने के बाद ज़िंदगी जन्नत बन गई है। अवंतिका कहती जा रही थी और कबीर वैसे ही टेरेस की बाउंड्री पर हाथ रखकर खड़ा सामने की तरफ देख रहा था। उसका आधा शरीर अंधेरे में और आधा हल्की हल्की रोशनी में था। तुम्हारे आने से पहले मेरी ज़िंदगी में कोई था पर वो कभी मेरा नहीं था कबीर। मैंने उससे शादी अपनी मर्ज़ी से नहीं की थी, बस हालात ऐसे हुए कि उन्होंने मुझे उस दरिंदे के साथ बांध दिया। मैंने बहुत कोशिश की थी कि वो बदल जाए पर ऐसा नहीं हो सका और फिर एक दिन जब मेरी बर्दाश्त की इंतहा हो गई तो मैंने उसे सोने के महल को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। तुम्हें याद है मेरे बदन पर जो घाव के निशान हैं वो ज़ख्म उसने ही मुझे दिए थे, पर अब वो वापस आ गया है फिर से मुझे तकलीफ़ पहुंचाने, मेरी रूह को झिझोड़ने। मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती और वो पागल इंसान और कोई नहीं बल्कि अभी अवंतिका अपने होठों पर दिलावर का नाम लेने ही वाली थी कि तभी उसके हाथ में जो फ़ोन था उस पर रिंग होने लगी। अवंतिका ने सामने से नज़रें हटाकर अपने फ़ोन की तरफ देखा तो उस पर कबीर की कॉल आ रही थी। कबीर तो मेरे सामने खड़ा है तो फिर ये मुझे फ़ोन क्यों कर रहा है? अवंतिका ने सोचा और फिर कॉल रिसीव करते हुए हेलो कहा। हेलो, अवंतिका ने कहा। हेलो अवंतिका, कहाँ हो तुम? मैं कब से घर पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तुमने तो कहा था कि मैं जल्दी घर आ जाऊँ, कुछ ज़रूरी बात करनी है, तो फिर मुझे बुलाकर खुद कहाँ चली गई? कबीर ने दूसरी तरफ से कहा तो उसकी आवाज़ और बातें सुनते ही अवंतिका के तो जैसे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। उसके हाथ से फ़ोन छूटकर ज़मीन पर गिर पड़ा। पूरे बदन में करंट सा दौड़ उठा। अगर कबीर घर पर है तो फिर ये कौन है? अवंतिका ने मन ही मन सोचते हुए सामने की तरफ देखा तो वो आदमी जो बहुत देर से चुपचाप उसकी तरफ पीठ करके खड़ा उसकी बातें सुन रहा था, जब उसके कानों में फ़ोन के गिरने की आवाज़ सुनाई दी तो वो अचानक से मुड़ा और उसका चेहरा जब अंधेरे में से उजाले की तरफ आया
तो अवंतिका उसे देखकर सहम गई। दूसरी तरफ कबीर फ़ोन पर हेलो हेलो करता रह गया और फ़ोन कट गया। दिलावर तुम? अवंतिका के कांपते हुए होठों ने धीरे से कहा। तो वो उसकी तरफ मुस्कुराते हुए बढ़ते हुए बोला, हाँ मैं, और कौन हो सकता है। मेरा शक सही था। तुम्हें क्या लगा कि तुम उस कबीर को सब कुछ बता दोगी और मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूँगा? अब वो अवंतिका के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया था। प- पर तुमने कबीर के फ़ोन से मुझे मैसेज कैसे किया? अवंतिका ने उसके पास आते ही उससे सवाल किया। तुम अभी तक बहुत बच्ची ही हो मेरी गुड़िया। भूल गई मैं दिलावर हूँ। लोगों को मात देना मेरे बाएं हाथ का खेल है और ये तो बस एक फ़ोन था। वो कहते हुए अब अवंतिका के चारों ओर चक्कर काटने लगा और अवंतिका मुड़ मुड़ कर घूमते हुए उसे देख रही थी। सुबह मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी और उसके बाद तो मेरा माथा ठनका कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तुम कबीर को सब कुछ बताने जा रही हो, यानी कि मेरा खेल शुरू होने से पहले ही ख़त्म। नहीं नहीं, भला ऐसा कैसे हो सकता है? खेल तो अभी शुरू हुआ है और बिना हार जीत का फैसला किए ख़त्म कैसे हो जाएगा? बस मैंने अपना दिमाग लगाया और तुम्हें यहाँ बुला लिया। दिलावर ने कहते हुए अवंतिका का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। तो अवंतिका ने गुस्से से लाल आंखें करते हुए बिना डरे उससे कहा, तुम चाहे जो कर लो, मैं कबीर को तुम्हारी असलियत बता कर रहूँगी। दिलावर ने उसकी बात सुनकर उसका हाथ झटके से छोड़ दिया, जिससे अवंतिका ने हैरानी से उसे देखा और वह मुस्कुराते हुए उससे बोला, तुम्हें लगता है कि ये सब जानने के बाद भी कबीर तुम्हें नहीं छोड़ेगा? भला एक भागी हुई लड़की को कौन अपनाएगा जो कल मुझे छोड़कर भागी थी? क्या पता कल उसे छोड़कर भाग जाए। मान भी लो अवंतिका, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, और मैं तुम्हें कैसे भी हासिल करके रहूँगा। हा हा हा। अब वो हंस रहा था। मैं तुम्हारी कभी नहीं थी दिलावर, ना कल, ना आज और ना कभी ऐसा होगा। और एक बात और, अब मैं वो छोटी अवंतिका नहीं जो तुम्हारी आवाज़ सुनकर डर जाती थी। अब मुझे तुमसे डर नहीं लगता है, समझे तुम? मैं तुमसे नहीं डरती। अवंतिका ने बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। तो दिलावर ने उसके चेहरे को अपने हाथों से पकड़ते हुए उसके दोनों गालों को दबाते हुए उससे कहा, बच्ची अब बड़ी हो गई है और अब इसे मुझसे डर नहीं लगता है। अवंतिका ने तभी उसका हाथ अपने गालों पर से हटाया और उसे जोर का धक्का दिया और चीखते हुए कहा, कहा ना नहीं डरती मैं तुमसे, दूर रहो मुझसे वरना जान से मार दूंगी। उसके चीखने की आवाज़ से चारों तरफ जो सन्नाटा पसरा था वो बिखर गया। दिलावर पहली बार उसका ये रूप देखकर हैरत में पड़ गया। वहाँ पर उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। जहाँ अवंतिका की आंखों में गुस्सा और नफरत थी, वहीं दिलावर की आंखों में हैरानगी झलक रही थी। आखिरकार नेहा की बातों ने उस पर असर किया था और वो दिलावर का सामना बड़ी निडरता से कर रही थी। अवंतिका जाने अनजाने में एक बार फिर से दिलावर के चंगुल में फंस तो गई थी, मगर इस बार वो डरी नहीं, बल्कि उसने उसका सामना किया। उसे बता दिया था कि अब उसका उससे कोई रिश्ता नहीं है, तो वो उससे दूर रहे। पर दिलावर इतनी आसानी से हार मानने वाले लोगों में से नहीं था, जो अपनी चीज़ तक किसी को नहीं दे सकता था, और वो तो फिर भी उसकी ज़िंदगी थी। अवंतिका और दिलावर आमने सामने खड़े थे। चारों तरफ हल्की हल्की रोशनी और फैली हुई खामोशी। ऐसा लग रहा था जैसे ये सन्नाटा किसी तूफान के आने का संकेत दे रहा हो। अवंतिका दिलावर से अपनी बात कहने के बाद जैसे ही अपना फ़ोन और गिरा हुआ पर्स उठाने के लिए झुकी, तो उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। वो किसी के जूतों की आवाज़ थी। वो शख्स चलते हुए अवंतिका के पास पहुंच गया। अवंतिका की नज़र पहले तो उन ब्लैक शूज़ पर पड़ी जिसे वो पहचानती थी, और फिर जब उसने अपना सर ऊपर उठाकर देखा तो हैरान रह गई। वो कोई और नहीं बल्कि कबीर था जो उसके सामने खड़ा था। उसे अचानक यहाँ देखकर अवंतिका के तो जैसे होश ही उड़ गए थे। सब कुछ उलझा हुआ था। उससे कुछ दूरी पर दिलावर खड़ा था और उसके ठीक सामने कबीर खड़ा था। आखिर ये सब हो क्या रहा है? क्या माजरा है? सोचते हुए जैसे अवंतिका का सर चकरा रहा था, उसने कबीर को देखा और धीरे धीरे उठकर खड़ी हुई। कबीर बिना कोई एक्सप्रेशन दिए बस अपने पैंट की जेब में दोनों हाथों को डाले उसे देख रहा था। कबीर तुम यहाँ? अवंतिका ने उसे देखकर पूछा और फिर ज़्यादा सोचने की वजह से उसका सर चकरा गया, जिसके बाद वो कबीर की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, मगर कबीर पीछे हट जाता है, जिसके बाद वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ती है और उसका मोबाइल और पर्स भी ज़मीन पर पड़ा रहता है। कबीर वहीं झुककर बैठ जाता है और गौर से उसे देखने लगता है। फिर एक नज़र दिलावर को देखता है जो उन दोनों को ही देख रहा था। सिंघानिया मेंशन, नेहा का कमरा। नेहा को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे समझ में आ तो गया था कि उसने खामखा में साहिल को गलत समझा,
जबकि साहिल ने उसे कन्विंस करने की पूरी कोशिश की थी। उसने नेहा से माफ़ी भी मांगी थी, पर नेहा गुस्से और गम में इतनी अंधी हो गई थी कि उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। और अब जब उसे एहसास हो रहा था कि उसने गलत किया है, तो वो समझ नहीं पा रही थी कि साहिल से कैसे माफ़ी मांगे, कैसे उसे समझाए कि ये गुस्सा और शक उसने उस पर इसलिए किया था क्योंकि वो भी उसे चाहने लगी है। भला कोई और उसके करीब आना तो दूर की बात है, उसकी ज़िंदगी में भी आए, उसे ये बर्दाश्त नहीं था। रात के 11 बजने वाले थे। साहिल अभी तक घर नहीं लौटा था। नेहा अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। उसने उसे फ़ोन भी किया, मगर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। कमरे की लाइट जल रही थी और वो कभी बालकनी में तो कभी कमरे के चक्कर लगा लगा कर थक गई थी। पता नहीं ये कहाँ रह गया। कम से कम एक फ़ोन तो कर देता कि मैं ठीक हूँ या फिर देर हो जाएगी, पर नहीं, उसे तो जैसे अपनी मनमानी करनी है। ठीक है, मुझे गुस्सा आ गया था, हो गई गलती, पर अब उसे भी ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, वो खुद से कहती हुई आखिर में बेड पर लेटते हुए। जैसे ही लाइट्स ऑफ करने वाली थी, तभी रूम का दरवाज़ा खुला और उससे साहिल अंदर आया। साहिल को देखकर नेहा जल्दी से उठकर बैठ गई। मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, नेहा उससे कहते हुए उसके पास आती है। साहिल उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और बेड पर बैठ जाता है, अपने जूते उतारने लगता है। नेहा उसे मुड़कर देखती है, इसे क्या हुआ वो सोचती है और फिर उसके पास आकर बैठ जाती है। लाओ मैं उतार देती हूँ, नेहा अपना हाथ बढ़ाते हुए उससे कहती है। तो वो उसे हैरानी से देखकर कहता है, पहले ये बताओ कि अचानक तुम्हें क्या हुआ है और ये बीवियों जैसी हरकतें क्यों कर रही हो। कर रही हूँ से क्या मतलब? आई एम योर वाइफ आल्सो, मैं हूँ तुम्हारी पत्नी, शादी हुई है हमारी, नेहा कहती है। साहिल अपने जूते अपने पैरों से साइड करते हुए उसकी आंखों में झांकते हुए कहता है, बड़ी जल्दी याद आ गया मैडम को। वो उठकर खड़ा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। नेहा उसका हाथ पकड़ लेती है और वो रुक जाता है। आई एम सॉरी वो कहती है, तो साहिल चौंक कर उसकी तरफ मुड़ते हुए उसे देखता है। ज़रा मुझे पिंच तो करना। वो क्यों? नेहा हैरानी से पूछती है। मुझे लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। रुको, तुम रहने दो, मैं खुद ही कर लेता हूँ। साहिल उससे अपना हाथ छुड़ाकर खुद को चूंटी काटता है। नहीं, सपना नहीं है, रियल है। आई थिंक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा करो, तुम आराम करो, मैं ज़रा चेंज करके आता हूँ, साहिल कहते हुए नेहा का हाथ पकड़कर उसे लेटा देता है। मगर नेहा फिर से उठकर बैठ जाती है। क्या हुआ, अभी भी ठीक नहीं लग रहा है? डॉक्टर को बुला दूँ, साहिल कहते हुए उसके माथे पर अपना हाथ रखता है। तो नेहा उसका हाथ पकड़ लेती है। तुम्हें हर वक्त मजाक करने की आदत क्यों है साहिल? अब मैंने क्या किया? तुम ही तो कह रही थी अभी। साहिल ने कहा। मैंने कहा आई एम सॉरी, और तुम्हें लगता है कि मैं बीमार हूँ? नेहा ने उसे घूरते हुए कहा। उसने अभी तक साहिल का हाथ पकड़ रखा था। मुझे सच में लग रहा है तुम्हें कुछ हो गया है, रुको मैं किसी को बुलाता हूँ, कहते हुए साहिल हड़बड़ाते हुए बेड पर से उठकर जाने लगता है कि तभी नेहा जल्दी से उठकर उसके गले लग जाती है। मुझे किसी की नहीं, बस तुम्हारी ज़रूरत है। आई एम सॉरी एंड आई लव यू, आई ट्रस्ट यू। नेहा के अचानक इस तरह से उसके गले लग जाने से साहिल स्तब्ध खड़ा रह जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नेहा ये सब कह रही है। तो तुम पूछोगी नहीं कि मैं अभी कहाँ से आ रहा हूँ? साहिल अपनी बाहों को उसके चारों तरफ फैलाते हुए उससे कहता है। तो वो नहीं में सर हिला देती है। तुम्हें सच में नहीं जानना कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ? साहिल फिर कहता है। तो नेहा उसके सीने से सर उठाकर देखते हुए उससे कहती है, नहीं, मुझे नहीं जानना है, बिकॉज आई ट्रस्ट यू। साहिल उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है और अपने हाथ से उसकी ठुड्डी को छूते हुए कहता है, एंड आई नेवर ब्रेक योर ट्रस्ट एवर बिकॉज आई लव यू। वो नेहा के चेहरे पर झुकते हुए उसके होंठों को किस कर लेता है और नेहा अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके गले में अपने हाथ डालते हुए उसमें समा जाती है। कबीर का कमरा। कबीर अवंतिका को लेकर कमरे में चला आया था। वो अभी तक बेहोशी की हालत में थी। कबीर उसके सिरहाने बैठा उसे देख रहा था। रात के 3 बजने वाले थे। कबीर ने घर में किसी को कुछ भी नहीं बताया था। सबको लग रहा था कि अवंतिका थकान की वजह से जल्दी सो गई है, और कबीर ने भी सबसे यही कहा था। अभी वो उसे देखते हुए सोच ही रहा था कि अवंतिका ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसकी नज़र सीधे कबीर पर पड़ी, तो वो उठकर बैठ गई। कबीर में वो उसने धीरे से कहा, रुको, उठो नहीं, लेटी रहो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। यही सुनना चाहती हो ना तुम? तो मैं ये कभी नहीं कहूँगा, समझी? कबीर उसे अजीब से तरीके से कहता है। तो अवंतिका चौंक जाती है कि अचानक कबीर को क्या हो गया है। कबीर तुम? अवंतिका भी बोल ही रही थी कि वो तेज़ आवाज़ में गुर्राते हुए उसकी बात बीच में काटते हुए कहता है, शट अप, मुझे इस नाम से बुलाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अवंतिका हैरान पर हैरान हुए जा रही थी। उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो तो दिलावर से मिलने गई नहीं, कबीर से मिलने गई थी, मगर दिलावर वहाँ आ गया और फिर कुछ समय बाद कबीर भी वहाँ पहुँच गया था। फिर वो बेहोश हो गई थी
और जब आंखें खुली तो वो यहाँ अपने कमरे में थी। तो फिर आखिर वहाँ क्या हुआ था? कहीं दिलावर ने कबीर को सब कुछ सच में तो नहीं बता दिया, इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रहा है? अवंतिका उसे देखते हुए सोच रही थी। बहुत से सवाल उसके जहन में आ रहे थे, मगर जवाब नहीं मिल रहे थे। सोच क्या रही हो? आई नो कि तुम सोच रही हो कि अचानक तुम्हारा कबीर बदल कैसे गया। कबीर उससे कहता है और उठकर खड़ा हो जाता है। अवंतिका वैसे ही बेड पर बैठी हुई हैरानी से उसे देख रही थी। बेड पर चुपचाप बैठी हुई अवंतिका आश्चर्य भरी आंखों से कबीर को देख रही थी, और वो उसके सामने खड़ा ना जाने कैसी कैसी बातें कर रहा था। उसकी बातों को सुनकर अवंतिका को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब वो कह रहा है। सब कुछ जैसे एक झटके में बदल सा गया था। वो आसमान से सीधे ज़मीन पर आ गिरी थी। चोट भी बहुत आई थी। कुछ जख्म ऐसे भी होते हैं जो दिखाई तो नहीं देते, मगर उनका दर्द उन्हें शिद्दत से महसूस होता है। मोहब्बत में अगर इंसान शिद्दत से गुजर जाता है और अगर यार बेवफा निकल जाए तो मुद्दतों तक वो शिद्दत की आग में जलता रहता है। आज तक उसने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की थी, मगर कबीर से मिलने के बाद उसे लगा कि शायद जिस मंजिल की तलाश में वो बरसों से कांटों भरे रास्तों पर चल रही है, वही उसकी मंजिल है, जहाँ पहुंचकर उसे सुकून आएगा, जहाँ उसके ज़ख्मों को मरहम लगेगा। पर शायद वो सब एक सपना था जो क्षण की आवाज़ के साथ कांच की चूड़ियों की तरह टूट गया था, क्योंकि सपने और चूड़ियाँ दोनों ही कांच की बनी होती हैं। उन्हें टूटने में ज़्यादा समय नहीं लगता। चूड़ियों के टूटने से कलाई को चोट पहुंचती है, और अब सपनों के टूटने से उम्मीद और दिल दोनों को। कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी में ऐसा लम्हा भी आएगा। सर झुकाए वो बेड पर बैठी हुई थी। उसकी नज़रें न जाने फर्श पर क्या तलाशते हुए टिकी हुई थी। उसका जैसे कुछ खो गया था और वो उसे ढूंढने की पूरी कोशिश में लगी हुई थी। ज़िंदगी में सब बदल गया था एक झटके से। कबीर का असली चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया था। दिल तब भी ये मानने को तैयार नहीं था, और दिमाग कहता था कि यही हकीकत है। फर्श की तरफ क्या देख रही हो? मेरी तरफ देखो अवंतिका। कबीर ने जब उसका सर अपने हाथों से उठाकर अपनी तरफ करते हुए कहा तो वो चौंक गई। उसकी भीगी हुई पलकों से बहते हुए आंसू उसके गालों से टपककर ज़मीन पर गिर पड़े। ओह, रोना आ रहा है? मतलब तुम मिडिल क्लास लड़कियों की यही प्रॉब्लम है, ज़रा ज़रा सी बात पर आंसू टपकने लगते हैं। एनीवे, तुम जानती हो मुझे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज द गेम इज़ ओवर एंड द विनर इज़ आई एम कबीर सिंघानिया। कबीर ने झटके से उसका चेहरा छोड़ते हुए उसके सामने खड़े होकर ज़ोर से कहा, और फिर मुस्कुराते हुए उसे देखा, मगर वो मुस्कुराहट आज अवंतिका को किसी जहर की तरह लग रही थी, जिसने आज उसे मार दिया था। तो ये सब तुम्हारे लिए एक खेल था? अवंतिका ने अपने आंसू अपने हाथों से रगड़ते हुए साफ करते हुए उसके सामने खड़ी होते हुए कहा, हाँ, खेल ही तो था। वो खेल जिसे तुमने शुरू किया और मैंने उसका एंड कर दिया। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? तुम सच में इतनी इनोसेंस हो, या फिर बनने का नाटक करती हो? आई मीन, कोई इतना डफर कैसे हो सकता है कि किसी भी अजनबी पर भरोसा कर ले और उससे शादी कर ले, फिर बाद में उसे उससे मोहब्बत हो जाए? हद होती है पागलपन की। मैंने तुम्हारे जैसी पागल लड़की आज तक नहीं देखी। कबीर कहता है तो अवंतिका उसका कंधा पकड़कर अपनी तरफ मोड़ते हुए कहती है, और देखोगे भी नहीं कबीर, सॉरी कबीर सिंघानिया, क्योंकि तुम्हें अपने अलावा कोई दिखाई कहाँ देता है। पैसे और पावर ने तुम्हें अंधा बना दिया है। अवंतिका उसकी आंखों में झांकते हुए कहती है, तो कबीर एक झटके से धक्का देते हुए उसे खुद से दूर करता है। वो बिस्तर पर निढाल होकर गिर पड़ती है। हाउ डेयर यू! हाँ, मुझे अपने अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, और मैं ऐसा ही यूँ समझ गई तो आइंदा कभी मुझसे उलझने की कोशिश भी मत करना, वरना अंजाम इससे भी बुरा होगा। उस दिन जब मैं तुमसे पहली बार मिला था और तुमने मुझे सबके सामने धक्का दिया था, वो बेइज्जती मैं आज तक नहीं भूला। तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से मेरी कितनी इंसल्ट हुई। तभी मैंने तय कर लिया था कि मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूँगा। और रही बात शादी की, तो वो तो मुझे करनी थी, मगर तुमसे नहीं। पर अचानक से तुम मेरे सामने आ गई, तब मैंने सोचा कि क्यों ना एक तीर से दो शिकार किए जाएं। मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा और दादू की ख्वाहिश भी, कबीर कहता है, और उसके पास आकर बेड पर बैठ जाता है। वो अभी तक वैसे ही निढाल पड़ी हुई थी। उसका दिल और दिमाग दोनों ही अपने बस में नहीं थे। सब कुछ जैसे बिखर सा गया था उसकी ज़िंदगी में। तो तुमने मुझसे शादी सिर्फ अपने बदले के लिए की थी? फिर वो सब क्या था जो हमारे दरमियान हुआ? अवंतिका ने अपना सर उठाकर कहा, जो शदीद भारी हो रहा था। अभी भी नहीं समझी? वो सब मेरे गेम का हिस्सा था। तुम्हें तोड़ना चाहता था मैं, जैसे उस दिन पूरी दुनिया के सामने तुमने मेरा तमाशा बनाया था। ठीक उसी तरह मैंने तुमसे उसका एक छोटा सा बदला लिया। और तुम्हें क्या लगा मुझे तुम में इंटरेस्ट है? तुम्हारे जैसी हज़ारों लड़कियां मेरे इर्द गिर्द घूमती हैं, और मैं कबीर सिंघानिया तुमसे इश्क कर बैठूंगा, वो भी कुछ महीनों में?
आई कांट बिलीव कि तुम मुझ पर इतना भरोसा कैसे कर सकती हो। कबीर कहता है, फिर उठकर वहाँ से अपनी अलमारी की तरफ बढ़ता है। उसमें से अपनी चेक बुक निकालता है और फिर एक पेन से उस पर कुछ लिखता है और वो चेक अवंतिका के मुंह पर लाकर फेंक देता है, जो अब उठकर खड़ी हो गई थी। ये लो, कबीर सिंघानिया कभी किसी का एहसान नहीं लेता है। जो वादा करता है उसे पूरा करना उसे अच्छी तरह से आता है। बदला अपनी जगह और डील अपनी जगह है। अपनी कीमत लो और दफ़ा हो जाओ मेरी ज़िंदगी से। और हाँ, एक बात और, वो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड या हस्बैंड जो भी था उसे भी मैंने ठिकाने लगा दिया है, तो जाओ जाकर ऐश करो। कबीर कहता है तो अवंतिका चौंक जाती है। कबीर दिलावर को जानता था, तुम्हें सब पता था? अवंतिका ने हैरत से उसे देखा। ओ कम ऑन, अब ये मत पूछना कि मुझे कैसे पता चला। लिसन, मैंने तुमसे शादी करने से पहले ही सब कुछ पता कर लिया था। अब मैं कोई आम इंसान तो नहीं जो किसी के बारे में बिना जाने उससे शादी कर लूँ। और इतना सब होने के बाद मैं सोच ही रहा था कि खेल ख़त्म कैसे करूं। तभी अचानक मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और बचाने वाला वही बंदा जिसने तुम्हें बचाया था। मेरा मतलब है कि तुम्हारा एक्स। फिर जब मैंने पता किया तो मालूम हुआ कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट उसी ने करवाया था। वो खुद को बहुत स्मार्ट समझता था, मगर एक नंबर का बेवकूफ़ इंसान है। मेरे ही ऊपर नज़र रख रहा था और मेरे ही फ़ोन से तुम्हें मैसेज करके वहाँ होटल में बुलाया। जानना नहीं चाहोगी तुम्हारे बेहोश होने के बाद वहाँ क्या हुआ था? कबीर पूरी कहानी सुनाने के बाद अवंतिका की तरफ देखते हुए कहता है तो वो पूछती है, क्या हुआ था? मैंने उसे उसके ही जाल में फंसा दिया। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा मैंने पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था कि मुझ पर हमला कराने वाला मिल गया है, और फिर तुम हो गई बेहोश और मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया। उसे पुलिस ले गई। अब वो सालों जेल की सलाखों के पीछे सड़ता रहेगा। अटेम्प्ट टू मर्डर केस में मैंने कमिश्नर साहब से भी कह दिया है कि एक दो और केस में उसे फंसा दें ताकि वो कभी बाहर ही ना आ सके। होना में स्मार्ट। कैसा लगा मेरा प्लान? सुपर था ना? और इतनी मेहनत करने के बाद अब मुझे ज़ोरों की नींद आ रही है, आराम करने का दिल चाह रहा है। सो प्लीज़ लीव। कबीर कहने के बाद बिस्तर पर आराम से लेट जाता है। उसे हाथ के इशारे से जाने के लिए कहता है और अवंतिका उसका ये रूप देखती रह जाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही कबीर था जिसे उसने दिलो जान से चाहा था। उसने बस एक बदले के लिए उसे तबाह कर दिया था। कबीर को जब एहसास होता है कि अवंतिका उसे घूर रही है तो वो अपने हाथ अपनी आंखों पर से हटाते हुए उसे देखता है। अब खड़ी की हो, अपनी कीमत लो और जाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। और मेरी नींद का क्या कबीर? अब मैं कभी सो नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरे सारे ख्वाब तुमने मेरी आंखों में से नोच लिए हैं। अवंतिका कहती है। उसकी आंखें भीगी हुई थी, गला भारी पड़ गया था, बाल बिखरे हुए थे, चेहरा सूज गया था। कबीर उसकी बात सुनकर उठकर बैठ जाता है और चलते हुए उसके पास आकर कहता है, जागना है तो जागो, सोना है तो सो जाओ, मगर यहाँ नहीं, कहीं और जाकर, क्योंकि अब तुम्हारी जगह ना तो मेरी ज़िंदगी में है और ना ही मेरे कमरे में। सो गेट आउट ऑफ हियर। कबीर कहते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से निकाल देता है और दरवाज़ा अवंतिका के मुंह पर बंद कर देता है। अवंतिका एक नज़र बंद दरवाजे की तरफ देखती है और भारी कदमों के साथ वहाँ से आगे बढ़ जाती है। कहते हैं दिल टूटता है तो आवाज़ नहीं होती है, पर यह वो खामोशी है जिसकी चीखें इंसान के मन को झिझोड़ कर रख देती हैं। आंखों में आंसू, बिखरे हुए बाल, बिखरा वजूद, मुरझाया हुआ चेहरा, खामोश लब, लड़खड़ाते हुए पैरों से वो किसी बेजान वस्तु की तरह खुद को ज़बरदस्ती घसीटते हुए आगे बढ़ रही थी। चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा। रात बहुत हो गई थी और वो सुनसान सड़क पर बस बिना किसी मकसद के चलती जा रही थी। उसके कानों में कबीर के कहे हुए शब्द अभी तक गूंज रहे थे, तो कैसी लगी मेरी प्लानिंग? हो गया हिसाब बराबर? हा हा हा। सब कुछ बिल्कुल साफ हो गया था। उसने सब अपनी आंखों से देखा था, अपने कानों से सुना था, पर फिर भी दिल है कि मानता नहीं। उसे यकीन नहीं था कि कबीर उसके साथ ऐसा कुछ करेगा। सारी ज़िंदगी मोहब्बत के लिए तरसने वाली को जब ज़रा सी चाहते मिली तो वह खुद को आसमान में उड़ता हुआ महसूस करने लगी थी। उसके पास पंख आ गए थे, मगर पता नहीं था कि ये पंख एक दिन वही शख्स कतर देगा जिसने उसे उड़ना सिखाया था। मोहब्बत वो अंधी वादी है जहाँ इंसान जाने के बाद खो जाता है। उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता और ना ही वो देखना चाहता है, सिवाय उसके जिसे वो सबसे ज़्यादा चाहता है। हमेशा अपनी आंखों के सामने देखना चाहता है, मगर वो भूल गई थी कि उस अंधेरी वादी में एक खाई भी होती है जहाँ अगर इंसान गिर जाए तो फिर कभी लौटकर नहीं आता। सब कुछ एक झटके में बदल गया था। नेहा ने समझाया था उसे कि ऐसे किसी पर भी भरोसा ना करे, पर वो नहीं मानी। एक दलदल से बचने के लिए उसने एक कुएं में छलांग लगा ली थी। इसमें उसकी क्या गलती थी? उसे क्या पता था कि कबीर ऐसा इंसान है
जिसकी आंखें और चेहरा इतना मासूम हो, वो शख्स अंदर से इतना बड़ा शातिर निकलेगा। अब किसी के चेहरे पर उसके दिल का हाल तो लिखा नहीं होता है। जो होना था वो तो हो गया, पर अब आगे क्या, जाऊँ कहाँ? वो मन में कई सवाल लिए बस चुपचाप चलती जा रही थी। तभी अचानक से सामने से आती हुई एक गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी, तो उसकी आंखें चुंधिया गई और वो इससे पहले कि संभल पाती, लरजते बदन के साथ ज़मीन पर गिर पड़ी और उसकी आंखें बंद हो गई। दोस्तों, आगे क्या मोड़ लेगी अवंतिका की ज़िंदगी, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। टू बी कंटिन्यूड।